हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम ट्वेल्थ क्लास इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स का जब रूल था उन्होंने क्या क्या हमारे देश में चेंजेस किए वो बताया गया है। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का ऐसे है कि द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था वो बैटल हुआ था नवाब्स ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में। और नवाब्स ऑफ बंगाल की डिफीट के बाद ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे कंट्री को कॉलोनाइज किया था। तो ये चैप्टर उसके बारे में बताता है। ये जो चैप्टर है ये 3 से 4 क्लासों का है। आज फर्स्ट क्लास में हम बेसिक सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला है द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का क्या मेन पर्पस था इंडिया में आने का। तो जो मेन पर्पस था, पहला पॉइंट है द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज ए फेडरल इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। उनका मेन पर्पस ये था कि जो इंडियन इकोनॉमी है उनको कॉलोनाइज कर सके और अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सके। फेडरल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि वो हमारे ऊपर हमें एक अपने हमको फेडरल इकोनॉमी बना के अपना बेनिफिट करना चाहते थे। फेडरल इकोनॉमी मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे। उन्होंने हमारे रॉ मटेरियल्स का मिसयूज किया अपने बेनिफिट्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट में ये क्लियर किया गया। सेकंड पॉइंट ये है द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का मिसयूज किया ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। ब्रिटिशर्स कंट्री में सिर्फ इसलिए ही आए थे ताकि वो यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के पीपल को एक्सप्लॉइट करके सारा पैसा अपने ग्रेट ब्रिटेन में बेच सके ताकि उनके देश का बेनिफिट हो। वो हमारे देश में कोई हमारे बेनिफिट के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आए थे। अब ये भी जानना जरूरी है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश के अंदर क्या होता था, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग। 3 तरीके से कैरेक्टराइज की जाती थी। पहली एगेरियन इकोनॉमी, सेकंड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी और थर्ड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो एग्रेरियन इकोनॉमी वो होती है जो मोस्टली जिसके अंदर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। स्टार्टिंग से ही इंडिया एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी रहा है क्योंकि इस देश के अंदर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। वो खेती बाड़ी किया करते थे, वहीं से जो फसल होती थी उससे ही अपना पेट भरते थे। इसलिए यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में गिवन है। और जो प्रोस्पेरियस इकोनॉमी का मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि इंडियन इकोनॉमी एक वेल्दी इकोनॉमी थी। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, उसके पास हर टाइप के रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल्स थे, इससे वो अपनी ग्रोथ कर रही थी। और थर्ड है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सबको पता है पुराने टाइम से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस रहा है। आज भी इंडिया का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत कंट्रियों को। जो यहाँ पे राजा महाराजा होते थे वो हैंडीक्राफ्ट को बहुत पसंद करते थे, इसलिए हैंडीक्राफ्ट एक मेन सोर्स ऑफ बिजनेस था, मेन सोर्स ऑफ इनकम था इंडियन पीपल्स के लिए। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश रूल में इंडिया की क्या सिचुएशन थी। ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया की सिचुएशन पहले की कंपैरिजन बहुत बेकार थी और इसमें एक्सप्लेन भी किया गया। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स वाज कंसर्न्ड विद द प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। दे ट्रांसफॉर्म्ड द इंडिया इनटू द सप्लायर, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स के रूल में जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके अंदर वो सिर्फ इस चीज़ से फोकस करते थे कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी ड्यूटी एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, यहाँ के सारे रॉ मटेरियल्स। और वहाँ पे अपनी मशीन से ग्रेट ब्रिटेन में जाके अपनी मशीनों से जो भी वो हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते थे वो इंडिया में हैवी रेट पे बेचते थे। इससे उनका फायदा होता था और यहाँ के लोगों का पैसा और यहाँ के रॉ मटेरियल्स मिसयूज होते थे। तो ये सिंपली क्लियर कर रहा है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को लूटा है। लर्नर्स इसको ढंग से पढ़ना क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में। और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग रहा हूँ मैं आपको ढंग से क्लियर करता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर के
क्या सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था ये बताया गया है। पहला, ब्रिटिशर्स ने ना एक नया सिस्टम लॉन्च किया था जो जमींदारी सिस्टम है, ये आगे एक्सप्लेन किया गया है ढंग से। सेकंड, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी आपको सिर्फ बताए गए हैं, आगे जाके ढंग से एक्सप्लेन किया गया है इनको। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम और लैंड सेटलमेंट सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम स्टेट्स द फॉलोइंग। देखो, जमींदारी सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स लाए इसलिए थे ताकि इंडिया में उसका मिसयूज कर सके लैंड का। जमींदारी सिस्टम में ये था कि ज्यादातर पावर, ये कहो सारी पावर जमींदार्स को दे दी गई थी और वो लोग मिसयूज करते थे पुअर फार्मर्स का, जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, और वो जमींदार्स के लैंड पे काम करते थे और जमींदार उनको कोई पैसा नहीं देते थे, उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे। कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे, कोई टाइम फिक्स नहीं था, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज करने के लिए, मिसयूज करने के लिए जमींदारी सिस्टम लाया गया था इंडिया में। अब ये पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको ढंग से पढ़ो एक बार। फर्स्ट पॉइंट, अंडर दिस सिस्टम द प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार्स थे उनको लगान मिलता था। अंडर दिस सिस्टम द प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा था, मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज टू कलेक्ट लगान फ्रॉम फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ फार्मर्स। जो जमींदार थे वो लगान कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, बिना ये देखे कि फार्मर्स की क्या कंडीशन है क्या नहीं है, उनसे मिसयूज करते थे उनका, और फिर ये लगान वो ब्रिटिशर्स को जाके पे करते थे फिक्स डेट पे। जमींदार हैव टू डिपॉजिट दीज लगान टू ब्रिटिशर्स ऑन द फिक्स डेट। जमींदार्स वर कंसीडर्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। जमींदार्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कुल मिला के सिस्टम ऐसा था कि सिर्फ लगान वसूल करना है फार्मर्स से, उनका मिसयूज करना है, और वो लगान का कुछ पोर्शन फिक्स डेट पे जाके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके जमींदार पे कर देते थे और बाकी का अपने पास रखते थे। तो जमींदार का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है, और फार्मर्स आज भी इस चीज से बहुत, आज भी हमारे देश में फार्मर्स की हालत ठीक नहीं है। जो सेकंड मिसयूज हुआ वो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का हुआ। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ब्रिटिशर्स के इंडिया में अंदर आने से पहले जो यहाँ के फार्मर्स थे वो क्रॉप सिर्फ अपने सेल्फ यूज के लिए ग्रो किया करते थे, पर ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया, ऐसी ऐसी पॉलिसियां लाई जिसके कारण यहाँ के फार्मर्स को पैसा कमाने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ा, ताकि वो क्रॉप्स को बेचें, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। Second point is, during the British rule, farmers were given higher price for production of cash crops like cotton or jute. Britishers forced the farmers to produce cash crops because Britishers can use these crops as a raw material in their industries. The Britishers industries were in the need of raw material, and thus they offered higher price to Indian farmers for production of crops. ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को फोर्स किया कि वो क्रैश क्रॉप्स ग्रो करें, यानी कॉटन और जूट, ताकि ब्रिटिशर्स को ज्यादा फायदा हो पाए। कॉटन और जूट एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है जो ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे ग्रेट ब्रिटेन में, विदाउट किसी इनकम टैक्स, विदाउट किसी ड्यूटी के, और वहां से प्रोडक्ट बनाने के बाद, रॉ मटेरियल को यूज करने का अपनी मशीन से प्रोडक्ट बनाते थे, उसको इंडिया में सेल करते थे हाई प्राइस पे। इससे इंडियंस का ही लॉस हो रहा था और ब्रिटिशर्स को तो फायदा मिल रहा था। जो थर्ड पॉइंट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो क्यों था, उसका मेन रीजन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ना तो इंडियंस के पास, इंडियन फार्मर्स पर ना ही कोई अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना ही इरिगेशन फैसिलिटी थी, और इसके कारण द लैक ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण जो प्रोडक्टिविटी थी वो हो ही नहीं पा रही थी इतनी, इसलिए लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, इतनी ज्यादा क्रॉप्स ग्रो ही नहीं हो पा रही थी, लैंड की हालत और खराब होती जा रही थी। सेकंड पॉइंट, द कल्टीवेटर्स यानी कि जो फार्मर्स है वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर, एंड जमींदार्स हैड नो रूट्स इन द विलेज, एंड ऑल दीज लीड टू डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स इंटरेस्टेड नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं, और जो जमींदार थे उनको वैसी लगान मिल रहा था, उनको जमीन से विलेज से कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए एक बहुत बड़ा डैमेज
यहाँ के लैंड को और यहाँ की प्रोडक्टिविटी को ब्रिटिशर्स के रूल में हो रहा था। फोर्थ पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये चारों पॉइंट एक दूसरे से ना इंटरलिंक्ड है। आप ये भी पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा, तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। द एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वॉज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फ्लड कंट्रोल सिस्टम एंड ड्रेनेज सिस्टम। Britishers and zamindars were not interested in making investment in agriculture, and moreover, farmers shifted from food crop to cash crop. It all leads to decline in the growth of productivity of agriculture. जो एग्रीकल्चर था इंडिया का ब्रिटिश पीरियड है वो फेस कर रहा था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कंट्रोलिंग नहीं, फ्लड कंट्रोल सिस्टम नहीं था, और जो ब्रिटिशर्स थे और जमींदार थे वो कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको तो अपना लगान मिल रहा था, वो तो पैसा बढ़िया कमा रहे थे। जो गरीब फार्मर्स थे वो शिफ्ट कर गए थे फूड क्रॉप से कैश क्रॉप के लिए। इससे भी लैंड खराब हो, जो कैश क्रॉप होती है वो लैंड को बहुत डैमेज करती है। उसे बेच के पैसा तो अच्छा मिलता है पर लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो खराब हो जाती है। ये चार मेन रीजंस थे जिसके कारण लैंड खराब हो रहा था और एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, और आज भी डिक्लाइन है। और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो बचा कुछ अच्छा लैंड था वो भी कैसे मिसयूज हुआ, कैसे खराब हुआ, वो इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। पार्टीशन ने बचा कुछ लैंड भी इंडिया से छीन लिया कह लें या फिर चला गया, इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। ड्यू टू पार्टीशन अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन फर्टाइल लैंड went to Pakistan and almost jute producing area become part of East Pakistan, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बाद ज्यादातर फर्टाइल लैंड जो जूट प्रोड्यूसिंग था वो चला गया, और आज भी बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जूट का। क्यों? क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड है उनके पास। तो इसलिए 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्रीकल्चर के टेक्लाइन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए ये पूरी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इससे आपको एक आसान फॉर्म में, क्योंकि वन शॉट है बहुत आसान तरीके से समझाया गया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और 2-3 नेक्स्ट क्लासों में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में मैं ला रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।